हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अपकमिंग इंग्लिश के एग्जाम के लिए। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं कुछ इतने टॉपिक्स करा दूंगा जहां से आपके श्योर शॉर्ट कुछ मार्क्स पक्का आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसी सीरीज में मैं लेके आ गया हूं आपके लिए यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिससे हमारे मैं पूरा इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा और जिससे हमारे कितने मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो हमारा ये चैप्टर है, ये दो पार्ट्स में। पहले हम मनी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे। मनी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पहले जाना होगा कि हम मनी से पहले क्या यूज करते थे। मनी से पहले हमारी इकोनॉमी में फॉलो होता था बार्टर सिस्टम, जहां पे हम गुड्स के बदले क्या एक्सचेंज करते थे, गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। पैसों का यूज नहीं करते थे। एक को हम अपने गुड्स दे देंगे और उनसे जो हमें चाहिए वो गुड्स हम देंगे, जिसे हम सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोलते थे। बार्टर सिस्टम फॉलो होता था हमारी इकोनॉमी में। ऐसा क्या हुआ कि हम बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहे थे, अब हमें फिर कहां पे शिफ्ट होना पड़ा, मनी पे। तो ये बताया गया। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन की वजह से ही हमें किस तरफ शिफ्ट होना पड़ा बच्चों, मनी की तरफ। कहां पे शिफ्ट होना पड़ा, मनी की तरफ। अब वो लिमिटेशन डिस्कस करते हैं कि क्या लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता है कि जो मेरे पास गुड्स है उसकी जरूरत आपको है और जो गुड्स आपके पास है उसकी जरूरत मुझे है, तभी हमारा गुड्स आपस में एक्सचेंज होगा। मान लीजिए आपके पास वीट है, मेरे पास राइस है, लेकिन ना आपको राइस चाहिए ना मुझे वीट चाहिए, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है, हम गुड्स एक्सचेंज ही नहीं कर सकते थे। मुझे वो पर्सन ढूंढना होगा जो जिसे मुझे जो सामान की जरूरत हो। तो ये बहुत दिक्कत आई। इस वजह से ये पहला लिमिटेशन बन गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब है कि आप जब दो गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसकी वैल्यू कितनी है। मान लीजिए मेरे पास है घोड़ा, आपके पास है बकरी। अब मुझे उन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है, तो एक घोड़े के बदले कितनी बकरी दूं, क्या करूं, कोई भी हमारे पास मेजर करने की कोई भी वैल्यू नहीं थी। जैसे आज हम वेट को मेजर करते हैं केजी में, हाइट को मेजर करते हैं फिट और इंचेस में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में। ऐसे तब हमारे पास कोई भी मेजर नहीं था। ये था इसका दूसरा लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट। जैसे आज के टाइम पे हम बैंक से लोन लेके कोई भी गुड्स को परचेज कर लेते हैं और उसकी धीरे धीरे डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट करते रहते हैं, जिसे हम ईएमआई बोलते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट। पहले कोई ऐसी फैसिलिटीज बार्टर सिस्टम में नहीं थी। फोर्थ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले अगर आपको अमीर बनना था तो आपको स्टोर करके रखना पड़ता था सामान को, लेकिन सामान कितने टाइम तक स्टोर करके रख पाएंगे, कुछ ना कुछ टाइम के बाद तो वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप पैसे को बैंक में संभाल के रख दीजिए, कितने टाइम तक संभाल के रखिए, उसको कुछ भी नहीं होगा। लास्ट जो प्रॉब्लम थी वो था लैक ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड। हम फंड को ट्रांसफर नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम के टाइम पे। फंड कैसे ट्रांसफर होगा, हमें गुड्स देने पड़ेंगे। जैसे आज के टाइम पे आप गूगल पे कर लीजिए, नेट बैंकिंग कर लीजिए, फंड को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम फंड को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो ये सारी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमें किस तरफ शिफ्ट होना पड़ा, मनी की तरफ, जो हमारा चैप्टर है मनी। मनी की डेफिनेशन क्या है तो समझिएगा। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। मनी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम कैसे यूज करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम क्या भी कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब दूसरा इंपॉर्टेंट समझना, इवेल्युएशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पेपर करेंसी पे या जो आज हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं डायरेक्ट वहां पहुंच गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों को मनी माना। तो वो क्या था समझते हैं।
Money was evolved through different stages according to the time, place and circumstances. In ancient times, agricultural product, हम ancient time में किसको मनी मानते थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। ये देखिए पुराने टाइम में उसे ही हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे, लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि ऑल दीज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। फिर थोड़ा समय के बाद उन्हें पता चला कि यार हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को तो बहुत समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए फिर क्या हुआ, देयरफॉर पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटेलिक कॉइन्स। फिर किसका यूज होने लग गया? मेटेलिक कॉइन्स का। वो किससे बने होते थे? आयरन, कॉपर। लेकिन ये जो मेटेलिक कॉइन्स थे वो स्केर्स और बल्की थे। स्केर्स मतलब ये रिसोर्सेस बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, बल्कि मतलब हैवी। अगर हमारी पॉकेट में 30-40 सिक्के भी हो ना तो हमें बहुत हैवी लगने लग जाता है, तो वो दिक्कत आई। उसके बाद हम शिफ्ट हुए सिल्वर और गोल्ड कॉइन। तो दूसरे में हम पहुंचे मेटेलिक में, फिर कहां पहुंचे? थर्ड में गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन, जिनको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया, अच्छा माना गया। लेकिन क्या हुआ ना, ये हमारे इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाया। अब इंडस्ट्री लग रही थी, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इतना गोल्ड और सिल्वर हमारे पास था नहीं। इसीलिए क्या हुआ, 1930 ऑनवर्ड्स बहुत सारी कंट्रीज गई पेपर करेंसी पे। किस पे शिफ्ट हो गई? पेपर करेंसी पे, फोर्थ। उसके बाद बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कैन नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर लास्ट में क्या हुआ, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रखा है इन इवोल्यूशन ऑफ मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड को, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अब तो हम और एडवांस हो गए, ई मनी यूज करने लग गए। क्या यूज करने लग गए? ई मनी, जी पे, क्वाइंस वगैरह, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से पैसों का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये था मनी कैसे हमारी इकोनॉमी में आया। अब पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस। मनी के फंक्शंस क्या थे? मनी के दो फंक्शन है बेसिकली। मनी के कितने फंक्शन है? दो। एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। पहले प्राइमरी फंक्शन समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो पॉइंट है, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने क्या किया? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी कर लिया। हम अब जो चाहे वो खरीद सकते थे। वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को खत्म कर दिया गया। क्या बोल रहा है? एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज इज पॉसिबल ड्यू टू मनी ओनली। खरीदना और बेचना पॉसिबल हो गया पैसे की वजह से। मनी बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेजिंग पावर। मनी को अब परचेजिंग पावर बोला जाने लग गया। जो हमारी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, कौन सी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, उसको रिमूव कर दिया गया। वो खत्म हो गई मनी के आने से। ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला फंक्शन। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने आपको ऊपर बताया था कि बार्टर सिस्टम की एक दिक्कत थी, मेजर ऑफ वैल्यू। हम किसी चीज को मेजर नहीं कर पाते थे, लेकिन मनी की वजह से अब हम सब चीज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और सब चीज की वैल्यू पैसों में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें समझाया गया है, प्राइस ऑफ बुक्स लेट सपोज 500, प्राइस ऑफ पेन 10, इस तरीके से। तो अब हम पैसे को क्या करने लग गए थे? मेजर करने लग गए थे। सिंस ऑल द कमोडिटीज आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, it become easier for anyone to compare the relative prices of two commodities। अब सब लोग अलग अलग कमोडिटीज के प्राइस को क्या कर सकते थे? कंपेयर कर सकते थे। तो ये प्राइमरी फंक्शन के दो पॉइंट थे। अब चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब है कि अब हम गुड्स को तो आज प्रेजेंट में परचेज कर लेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट धीरे धीरे कब करेंगे? फ्यूचर में। एक ये हेल्प मिली हमें मनी का। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था बार्टर सिस्टम का, हम वेल्थ को बहुत टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी के आने से अब हम वेल्थ को बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, अब आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई उसे बोलते हैं बेटे बच्चों, जो आपके और मेरे पॉकेट में घर में पैसा पड़ा है, एक। दूसरा, जो हमारा पैसा करंट अकाउंट में पड़ा है। याद रखना, बैंक में तीन टाइप के अकाउंट खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें से सिर्फ करंट अकाउंट में जो पैसा है वो
तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इन तीन चीजें को मिला के हम बोलते हैं मनी सप्लाई। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कंट्री के जो भी लोग हैं उनके पास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, कहां कहां, उनकी पॉकेट में, घर में, जहां पे भी छुपा रखा है वो। दूसरा बैंक के कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो पैसा हमने डिपॉजिट करके रखा है वहां। तो उन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मनी सप्लाई। ध्यान देखना, सिंस गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी, जो गवर्नमेंट है और बैंक है उनको हम प्रोड्यूसर ऑफ मनी बोलते हैं या सप्लायर ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम, मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास और बैंक के पास होता है, इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पैसा आपके और मेरे पास है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, हमारा जो भी करंट अकाउंट में पैसे हैं वो। और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के साथ जो भी हमने पैसा डिपॉजिट करके रखा है वो। इन तीनों को मिला देंगे तो उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट और बैंक्स को। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर ऑफ मनी या सप्लायर ऑफ मनी है, इसीलिए उन्हें हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ मनी। मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, इसको तीन नाम से जाना जाता है, M1, M2, M3, M4। हम नैरो मनी बोलते हैं, M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, 1 नंबर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। अब M1 में वही तीन चीजें आती है जो मनी सप्लाई में इंक्लूड होती हैं। देखो, एक क्या, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, C, करेंसी नोट्स और कॉइन जो आपके और मेरे पास रखे। दूसरा मैंने क्या बोला था मनी सप्लाई में, जो हमने पैसे कहां पे संभाले बैंक में, करंट अकाउंट में, जिसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, उन्हीं तीनों चीजों को कर देते हैं तो उसे M1 बोला जाता है। तो करेंसी और कॉइन्स को डिनोट किया जाता है C से, डिमांड डिपॉजिट को DD से, अदर डिपॉजिट्स को OD से। तो इसे बोला जाता है M1 नैरो मनी। M2 में क्या आता है, एक तो जो सारी चीजें किसमें हैं, M1 में, उसमें बस और क्या प्लस कर दो, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, तो उसको बोल देते हैं M2। M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट्स, उसको M3 बोल देते हैं। M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, M4। याद रखिएगा, M1 याद करके जाइएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स में, कि M1 में क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। एक चीज समझना, जो डिफरेंस बिटवीन होता है ब्रॉड मनी और नैरो मनी का, उसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और टाइम डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को हम और किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के नेम से जानते हैं। आगे चलते हैं, बैंक। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बैंक। बैंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जिसे आप और हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे कौन से बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक ही होता है देश का, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव्स लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक कौन होता है, इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑन द मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो हर देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश का कौन सा है, RBI। लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक में एक पॉइंट और दिया है,
Profit are generated by way of spread, that is difference between rate of lending loan and rate of accepting deposit. उसके डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, लोन. अगर मैं इस बात को समझाऊं तो क्या कहना चाह रहा है, ये एक बैंक है, कोई एक पर्सन अगर बैंक में क्या कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, क्या किए इनने, पैसे डिपॉजिट किए. अब उसके बदले बैंक इनको क्या देता है, इंटरेस्ट. लेट सपोज इंटरेस्ट दिया कितना परसेंट. अब बैंक ना इस 1 लाख रुपीस को अपने पास संभाल के नहीं रखता, इसको आगे क्या कर देता है, किसी पर्सन को एज ए लोन दे देता है. क्या कर देते हैं, एज ए लोन. अब जब बैंक इसको 1 लाख रुपीस लोन देंगे तो उसके बदले इससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट. और वो इंटरेस्ट लेते हैं ज्यादा, एट द रेट लेट सपोज 8%. तो कह रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस को ही वो क्या कमाता है, बैंक प्रॉफिट कमाता है. तो बैंक को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया, 5% का. ये समझा है. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कमर्शियल बैंक के, आईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे कौन से बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक. आगे समझते हैं पॉइंट्स को. लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, एलआरआर. लीगल रिजर्व रेशियो, LRR is the minimum ratio of the deposit which every commercial bank has keeps as cash reserve. सभी बैंकों को, जो भी बैंक होते हैं उनके पास जो भी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए जो भी मैंने समझाया था 1% थे 1 लाख, तो सरकार ने या फिर ने सभी बैंकों से बोला है आप कुछ पैसा अपने पास संभाल के रखोगे, किस नाम से, LRR. वो रेट डिसाइड होता है, लेट सपोज 20%. तो बैंकों को उस 1 लाख में से अपने पास कितने रुपए सेव करके रखने पड़ेंगे, 20,000. और वो सिर्फ लोन में आगे कितने रुपए पे कर पाएंगे, 80,000. ये 20,000 अपने पास बैंकों को संभाल के रखना पड़ता था. ये कौन बताता है, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR. लिखा है इट इज ए मिनिमम रेशियो ऑफ द डिपॉजिट, जो भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, एवरी कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल हैज टू कीप एज कैश रिजर्व, उसको अपने पास एज ए कैश रिजर्व संभाल के रखना पड़ेगा. फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो बैंक्स थे इस 20,000 को भी चोरी छुप के क्या कर दे रहे थे, लोन में दे रहे थे बिना आरबीआई को बताए. तो आरबीआई को जब इसके बारे में पता चला तो आरबीआई ने इस एलआरआर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक को नाम दे दिया गया सीआरआर और एक को नाम दे दिया गया एसएलआर. ध्यान देना, एलआरआर को ही 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया आरबीआई ने. एक को नाम दिया गया सीआरआर, एक को नाम दिया गया एसएलआर. एलआरआर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. कह रहा है एलआरआर कितने तरीके का होता है, 2. एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो ये 20,000 है, इसी का परसेंटेज होता था. लेट सपोज अब वो बैंक जो भी डिसाइड कर दे कि कुछ पैसा हम कहां पे संभाल के रखेंगे, सीआरआर के पास, और कुछ पैसा कहां पे संभाल के रखेंगे, एसएलआर. जो भी पैसा एज ए सीआरआर हम संभाल के रखते थे, लेट सपोज 20,000 में से 15,000 रुपए हमें सीआरआर रखना था और 5,000 रुपीज हमें क्या संभाल के रखने, एसएलआर. तो ये जो 15,000 सीआरआर रखने थे, ये पैसे बैंक अपने पास नहीं रखता था. ये पैसे बैंक को कहां जमा करवाने होते थे, आरबीआई के पास. और जो पैसा एज ए एसएलआर होता था वो बैंक अपने पास रखता था. बैंक किसके पास रखता था, अपने पास, देमसेल्फ. तो आई बात समझ में. एलआरआर को ही 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. एक को नाम दिया गया सीआरआर, एक को नाम दिया गया एसएलआर. जो सीआरआर का रेट है या जो एसएलआर का रेट है वो भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई. सीआरआर का पैसा किसको डिपॉजिट करना होता था, आरबीआई को, और एसएलआर वाला पैसा बैंक अपने पास खुद संभाल के रखते थे. तो ये कहानी थी इनकी. अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कैश रिजर्व रेशियो, इट इज ए स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर व्हिच कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक. देखो किसके साथ रखना पड़ता था, सेंट्रल बैंक. सीआरआर इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन. कौन फिक्स करता था, सेंट्रल बैंक. दूसरा होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विथ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ
लिक्विड एसेट। किस फॉर्म में रखते थे? लिक्विड एसेट, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो, उस फॉर्म में। तो होप्स सो स्टूडेंट्स आपको एलआरआर क्या है, उसके 2 पॉइंट क्या है, सीआरआर और एसएलआर, उन दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में कि हम सिर्फ कुछ फ्रैक्शन, जैसे किसी एक डिपॉजिट ने 1 लाख रुपए रखे तो मैंने 20,000 रुपए क्यों संभाल के रखे? वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज कैश रिजर्व? कुछ ही पैसा अपने पास कैश रिजर्व क्यों रखना होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके पॉइंट आंसर दिए गए हैं। बैंक कीप्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज इट इज अज्यूम दैट, ये अज्यूम किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, all the deposits do not approach the bank for the withdrawal of money at the same time. Also they do not withdraw the entire amount at one go or at one time. इसका मतलब मान लीजिए आप और मेरे सबके कहां पे बैंक में अकाउंट है। अब आप अलग अलग बैंक मत सोचना, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए एक ही बैंक में है सबके पैसे एसबीआई में। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लीजिए हम सब ने कहां पे पैसे जमा करें? एसबीआई में। अब क्वेश्चन है कि बैंक अपने पास थोड़ा सा ही पैसा क्यों संभाल के रखता है? उसका रीजन बताया है कि हम सब लोग ना एक ही समय पे बैंक में नहीं जाएंगे पैसे विड्रॉ करने, अज्यूम किया जाता है। और अगर चले भी गए तो हम पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। मान लो मैंने 1 लाख रुपए जमा किए थे तो मेरी को रिक्वायरमेंट थी 10,000 की, तो मैं 10,000 विड्रॉ करके आऊंगा, सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। तो पहला रीजन ये बताया कि सारा पैसा इसीलिए बैंक अपने पास संभाल के नहीं रखता है। दूसरा रीजन क्या कह रहे हैं? There is a constant flow of new deposit into the bank. अगर हम पैसे निकालने चले भी गए, पैसे निकालने चले भी गए, सब पैसे निकाल रहे हैं, कुछ लोग पैसे डालेंगे भी तो सही। इसीलिए बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मनी को ही अपने पास हम संभाल के रखते हैं। क्लियर हो गया होगा? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है ये प्रीवियस ईयर में, अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। अब है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो भी हमारा पैसा है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट, क्या? करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोलता है, फिक्स डिपॉजिट। जो पैसे कैसे एक्सेप्ट करता है? 3 तरीके से, एक करंट अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में और एक फिक्स डिपॉजिट में। मतलब आप बैंक में 3 टाइप के अकाउंट खोल सकते हो, या तो आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में संभाल के रख सकते हो, या करंट अकाउंट में, या एफडी में। सबके अपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम में आएगा। दूसरा काम होता है कमर्शियल बैंक का ग्रांटिंग लोन्स, लोन देना। शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है, लॉन्ग टर्म लोन दे सकता है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये इस तरीके से कमर्शियल बैंक का दूसरा काम है पैसे देना, और इतने तरीके से वो पैसे आगे फॉरवर्ड कर सकता है, दे सकता है। तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन, जिसे अभी हम अगले ही टॉपिक में समझने वाले हैं। 4 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन, कुछ और फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। अब वो क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक एक्ट एज एजेंट टू देयर कस्टमर, एक एजेंट की तरह काम करता है अपने कस्टमर के लिए। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, लाइक लॉकर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा आपके घर वाले पेरेंट्स ज्वेलरी वगैरह बैंक में संभाल के रखते होंगे, तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है किनका? कमर्शियल बैंक का। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिस तरीके से समझाऊंगा बस उस तरीके से याद कर लेना। जब भी क्रेडिट क्रिएशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 2 एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। आपको कितनी एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी? 2 एजम्पशंस लेनी पड़ेगी। The entire commercial banking system is considered as one unit or termed as bank. आपने जितने भी बैंकों के नेम सुने हैं उसको आप समझोगे, मान लोगे, assumptions है, मानना है कि एक ही बैंक है और उसको हम किस नाम से जानेंगे? बैंक। मतलब जितनी भी पेमेंट आ रही है और जितनी भी पेमेंट जा रही है वो सब कहाँ से होके आएगी? किसी पर्सन ने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक से, और फिर वो बैंक उस पैसे को आगे कैसे क्या कर देगा? एज ए लोन दे देगा। तो ये आपने समझना है कि ये जो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं और बैंक उसे एज ए लोन दे रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक से हो रहे हैं पूरी कंट्री में, ये एजम्पशन है पहली। दूसरी, ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली, जो भी ये पैसा है एक प्लेस पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां से होके जाएगा, बैंक से होके जाएगा। आपको सबसे पहले ये दो एजम्पशंस माननी पड़ती है। फिर इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसकी क्या स्टार्ट होती है? प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर। क्रेडिट क्रिएशन को हम दो फैक्टर से समझते हैं। सबसे पहला इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मतलब सबसे पहले कोई ना कोई इंसान होगा, ऐसा पर्सन होगा जो बैंक में पैसे क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, उसको कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट। तो प्रोसेस कहां से शुरू होती है? दो फैक्टर से। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है? इनिशियल डिपॉजिट। दूसरा एलआरआर, जिसे हम कैश रिजर्व बोलते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक इनिशियल डिपॉजिट और दूसरा एलआरआर। अब आगे समझते हैं प्रोसेस का दूसरा पॉइंट। समझा रहा है? सपोज एलआरआर इज 20%। हमने एलआरआर कितना सपोज कर लिया? 20%। और जो फ्रेश डिपॉजिट है, जिसे मैंने इनिशियल डिपॉजिट बोला था, वो कितना है? 10,000। तो बैंक की 2,000 एज कैश रिजर्व। बैंक अपने पास कितने रुपए संभाल के रखेंगे? 2,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट किसी एक पर्सन ने कितने रुपए डिपॉजिट किए बैंक में? 10,000। बैंक में 10,000। तो बैंक को एज ए एलआरआर अभी अभी डिस्कस किया, कितने रुपए संभाल के रखने पड़ेंगे? 2,000। फिर वो बचे हुए 8,000 रुपए क्या कर पाएगा आगे? लोन देगा। तो वही बोल रहा है कि एलआरआर सपोज कर लो 20% था और एक फ्रेश डिपॉजिट आया 10,000 का, तो बैंक ने अपने पास कितने रुपए संभाल के रखे? 2,000। और जो पैसे थे, लैंड द रिमेनिंग 8,000 टू दी बोरोवर, और 8,000 रुपए किसी को क्या दे दिए? लोन में दे दिए। प्रोसेस समझ में आया? अगला पॉइंट, फिर जो बोरोवर था, ये जो पैसे हैं किसी ना किसी पर्सन को लोन में दिए होंगे, ठीक है? लोन में दिए तो उस पर्सन ने उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करा होगा, किसी ना किसी और पर्सन को दिए होंगे। तो वही चीज समझा रहा है, द बोरोवर स्पेंड द इंटायर अमाउंट 8,000। जो ये बोरोवर था, ये वाला पर्सन, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया किसी भी चीज में खर्च। लेट सपोज मोमो ही खा लिए, तो मोमो वाले को कितने रुपए दे दिए होंगे? 8,000 रुपए। फिर लिखा है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑल दी ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक। हमने अभी ऊपर पढ़ा था सारी ट्रांजेक्शन्स कहां से होंगी? बैंक से। ये अजम्पशन थी। तो बोल रहा है जो बोरोवर है कम्स बैक इनटू दी बैंक इन दी फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट। अब ये जो मोमो वाला है, ये उस 8,000 रुपए को दोबारा कहां जमा करेगा? बैंक में जमा करेंगे। कहां जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे, एज ए फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ऑफ दोज हु रिसीव फ्रॉम दिस पेमेंट। फिर क्या कह रहे हैं? अब जब ये 8,000 रुपीज दोबारा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो एज पर रूल उसे एलआरआर अपने पास रखना है कितना परसेंट? 20%। तो वो अपने पास फिर कितना संभाल लेंगे? 1,600। देखो लिखा है, नाउ बैंक अगेन कीप्स 20%, दैट इज 1,600 एज कैश रिजर्व। और जो रिमेनिंग पैसा बचेगा 6,400, उसको दोबारा क्या कर देंगे? लैंड कर देंगे टू अदर बोरोवर, अगले पर्सन को। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। ये प्रोसेस रिपीट होते रहती है जब तक सेकेंडरी डिपॉजिट क्या ना हो जाए, कह रहे हैं 0, या जो टोटल कैश रिजर्व है एलआरआर, वो किसके बराबर हो जाए? इनिशियल डिपॉजिट के। किसके बराबर हो जाए? इनिशियल डिपॉजिट के। तो ये यहाँ पे एक टेबल से समझाया गया है, आप समझना। इनिशियल राउंड में कितने रुपए थे हमारे पास? 10,000। इनिशियल राउंड में हमारे पास कितने रुपए थे? फ्रेश डिपॉजिट 10,000। और एलआरआर हमने कितना सपोज कर लिया था? 20%। ये टेबल हमें एग्जाम में बनानी है, तो 2,000 सेव कर लेंगे और 8,000 हमने क्या कर दिया होगा? लोन। अब जो 8,000 लोन दिया, सारी पेमेंट बैंक से होके जानी है, तो राउंड 2 में क्या बन जाएगा बैंक के लिए? डिपॉजिट। बैंक फिर उस डिपॉजिट का एलआरआर रखेगा 1,600 रखेगा अपने पास। तो जो रिमेनिंग पैसा बचेगा 6,400, वो फिर से बैंक में क्या हो जाएगा? राउंड 3 में डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से 6,400 का फिर 20% क्या रखा जाएगा? रिजर्व पैसा होगा, वो फिर क्या करेंगे? उसको लोन में दे देंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहती है। ये प्रोसेस ऐसे ही क्या होते रहती है? चलते रहती है।
कब तक? जब तक ये जो डिपॉजिट है कितना बन जाएगा? 50,000। अब डिपॉजिट जो था, हमने इनिशियली 10,000 रुपए हमारे पास आए थे, देखो बैंक ने उसे घुमा घुमा के कितना बना दिया? 50,000। इसी को मनी क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं कि बैंक 10,000 को कितना गुना बना सकता है। लोन में कितना दिया? 40,000 और अपने पास संभाल के कितना रखा? 10,000। तो वही बात बोल रहा था, ये प्रोसेस कब रुकेगी? जब ये इनिशियल डिपॉजिट और कैश एलआरआर कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, वहां पे आके ये प्रोसेस रुक जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे पता चला ये 50,000 ही होगा, ये 50,000 ही होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इनिशियल डिपॉजिट टोटल कितनी अमाउंट बनेगी। वो क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/LRR। अब बताओ इस क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000। 1/LRR कितना था? 20%। तो उसे अपॉन 100 करेंगे तो ये 100 कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 10,000 इंटू 100/20, 1 to 5। तो 10,000 इंटू 50,000। इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो जो इनिशियली डिपॉजिट किए थे रुपए, वो कितने टाइम्स होंगे। तो वो 50,000 हो गए। वो कितने हो गए? 50,000। क्वेश्चन में बोला था कि 20% रिजर्व होगा, तो 50,000 का रिजर्व 20% निकालेंगे, दैट इज 10,000। तो बैंक ने टोटल कितना दिया होगा? 40,000। इसी तरीके से बेटे बैंक पैसा कमाते हैं। 10,000 को उनने कितना बना दिया? 50,000। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में कंपार्टमेंट का ही पेपर देखोगे लास्ट ईयर का, तो वहां से इससे हमें क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने को आई है क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ। अब चलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक देश का एक ही होता है, सेंट्रल बैंक देश में एक ही होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखा है इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, दैट इज आरबीआई इन इंडिया। फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के? सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं वो बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट बोला गया है बैंक ऑफ इश्यू। इसे बैंक ऑफ इश्यू बोला जाता है। क्या है ना? एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। अगर आपको नए नोट प्रिंट करने हैं, नए नोट इश्यू करने हैं, तो वो पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। तो इसका ये पहला फंक्शन है। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उनके पास ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो सकता है, वो जितने चाहे उतने नए नोट इश्यू कर सकते हैं। द सेंट्रल बैंक इशू करेंसी बाय कीपिंग अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी। किस फॉर्म में? गोल्ड या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में वो अपने पास गोल्ड संभाल के रख ले या फॉरेन करेंसी अपने पास संभाल के रखे। जितने संभाल के रखेगा उतने ही नए नोट इश्यू कर पाएगा। इन इंडिया 1 रुपी नोट आर इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, 1 रुपी का नोट कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड पॉइंट है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। ये बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट है, मतलब आरबीआई जैसे हमारे लिए एसबीआई है, एचडीएफसी है, हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही भारत सरकार, वो उसको भी तो अपने पैसे डिपॉजिट करने होंगे, विड्रॉ करने होंगे, ट्रांसफर करने होंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए ये सारे काम करता है। उसे कौन सा फंक्शन बोला जाता है? बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। तो लिखा है सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट। कैसे एजेंट का काम करता है, बैंकर का काम करता है, और एडवाइजर का काम करता है। तो ये बात लिखी है, एडवर्टाइजर, बैंकर और एजेंट। आरबीआई एडवाइसेस गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसीजन। आरबीआई किसको एडवाइस देता है? गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन के लिए। आरबीआई परफॉर्म सेम फॉर गवर्नमेंट विच आर कमर्शियल बैंक परफॉर्म फॉर इट्स कस्टमर। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई हमें सर्विस देते हैं,
वैसे ही ये काम आरबीआई किसके लिए करता है? गवर्नमेंट के लिए। एजेंट, आरबीआई प्रोवाइड वेरियस एजेंसीज फंक्शन टू द गवर्नमेंट लाइक ट्रांसफर ऑफ। भारत सरकार को अगर मान लीजिए किसी अमेरिका में कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो अब नरेंद्र मोदी जी बैग में रख के थोड़ा ना पैसे ले जाएंगे, ट्रांसफर होंगे वो बैंक से, तो वो काम कौन करता है? आरबीआई। अगला पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या जो भी पैसों से रिलेटेड काम करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब पे निगरानी रखता है, ऊपर से वॉच करता है, देखता है कि ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं। उसी फंक्शन को बोला जाता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन दी इंडिया। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर्स लोन टू दी कमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, जो कमर्शियल बैंक को अगर कभी पैसा एक्स्ट्रा पैसे डिपॉजिट करने हैं या उनको लोन चाहिए तो वो किससे ले सकते हैं? आरबीआई से। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज। जो इंटरनेशनल करेंसी होती है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, इसको संभाल के रखने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की। वो सफिशिएंट अमाउंट में हमारे देश में स्टोर होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान कौन रखता है? आरबीआई। कौन से फंक्शन में आता है? कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। अगला पॉइंट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? जो हमारे चेक होते हैं, ठीक है, आप इस तरीके का चेक होता है, उस चेक में आपने देखा होगा, अगर जिसने नॉलेज है, बैंक में ऊपर से इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ कर दी जाती हैं, इसे पेई चेक बोला जाता है। ये किसी भी बैंक का हो सकता है। बस इस बैंक के बैक साइड में आप अकाउंट नंबर लिख दीजिए जिसके अकाउंट में जाने, और अपना मोबाइल नंबर। अब आपका बैंक है एसबीआई और आपने पैसे डालने मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, तो ये जो काम है, पहले तो बैंक, कमर्शियल बैंक खुद करते थे, लेकिन अब ये सारा काम आरबीआई करता है। एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे डालने का जो भी सारा प्रोसेस है, ये अब कौन करता है? आरबीआई। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग फैसिलिटीज एंड एक्ट एज क्लियरिंग हाउस इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। चेक्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक आर क्लियर्ड बाय सेंट्रल बैंक। किसी भी कमर्शियल बैंक के चेक क्यों ना हो, उसे क्लियर कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। चेक कौन से? पेई वाले। क्लियर होगी बात? चलिए आगे समझते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है जो हमारे कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं, इन सबको कभी ऐसी नीड होती है कि इमरजेंसी में फंड की जरूरत होती है, तो इनके पास अगर कहीं से भी पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी ये पैसे की जुगाड़ अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास एक आखिरी ऑप्शन होता है आरबीआई। इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी में आप किससे पैसे ले सकते हैं? आरबीआई से। अब सबसे इंपॉर्टेंट 7वां फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है? बहुत फ्रीक्वेंट है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही है। आरबीआई क्रेडिट को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक को बोला जाता है क्वांटिटेटिव मेथड, एक को बोला जाता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर 4 पॉइंट आते हैं: बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव मेजर के अंदर आते हैं मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रेशनिंग। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जब भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है इकोनॉमी में, तो आरबीआई कौन से क्या यूज करता है? अपना क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्लियर है? क्वांटिटेटिव मेथड को हम जनरल कंट्रोल मेजर भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेथड को हम स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर भी बोलते हैं। जनरल कंट्रोल मेजर के अंदर 4 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बैंक रेट। सबसे पहले क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial bank generally for a long period।
और इट इज द मिनिमम रेट एट विच डिस्काउंट इट्स सिक्योरिटीज, नोन एज डिस्काउंट रेट। ध्यान से समझना, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्काउंट रेट से। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा इस पॉइंट को। एक ये कमर्शियल बैंक है, मैं इसको एसबीआई मान लेता हूं, और दूसरा एक ये सेंट्रल बैंक है, इसको मैं आरबीआई मान लेता हूं। अब आरबीआई लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है, एसबीआई को, कमर्शियल बैंक को। फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले क्या लेगा, इंटरेस्ट। उसके बदले क्या लेंगे, इंटरेस्ट। अब ये जो लॉन्ग लोन दिया है ये कौन से पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो उसके बदले जो इंटरेस्ट लेंगे उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट। उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। वही समझाया गया है। दूसरा होता है रेपो रेट। अब रेपो रेट भी बिल्कुल सेम है। आरबीआई लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, बस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। कौन से टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म गैप, जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगा आरबीआई किनको, कमर्शियल बैंक को, उसके बदले जो इंटरेस्ट होता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए देगा तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट। रेपो रेट को और किस नाम से जानते हैं, रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है फिर समझिएगा। मान लीजिए ये एसबीआई है और ये आरबीआई है। इस बार एसबीआई पैसे दे रहा है, इस बार कौन दे रहा है लोन, एसबीआई। एसबीआई मतलब कमर्शियल बैंक, यहाँ पे हम वर्ड या यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक दे रहा है। तो फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान रखिएगा, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लो, ये वाली प्रोसेस जब आरबीआई लोन ले रहा है तो उसको एक ही नेम से जाना जाता है, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन जब आरबीआई पैसे दे रहा था लंबे समय के लिए देगा तो बैंक रेट, छोटे समय के लिए देगा तो रेपो रेट। क्लियर हो गई बात यहां तक, तीनों पॉइंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है, इट मींस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये किसकी पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक की। बाई एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन इफेक्ट द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, thus the overall ability of credit. सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटीज या तो मार्केट में सोल्ड करेगी या मार्केट से परचेज करेगी। तो गवर्नमेंट के बिहाफ में ये काम कौन करता है, आरबीआई। तो इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सोल्ड या परचेज करते हैं। सीआरआर एसएलआर अभी अभी मैंने डिस्कस किया था। सीआरआर और एसएलआर मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया था। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर जो बैंक अपना इनिशियल डिपॉजिट में से कुछ पैसे अपने पास संभाल के रखते हैं, उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, आरबीआई के पास। और एसएलआर अपने ही पास संभाल के रखते हैं। नेक्स्ट है मोरल सुवेशन। नेक्स्ट क्या है, मोरल सुवेशन। मोरल सुवेशन ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, आखिरी के 3, मोरल सुवेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रेशनिंग। मोरल सुवेशन मतलब होता है, इसमें आरबीआई बैंकों को लेटर लिखता है, समझाता है कि अभी आप लोग लोन थोड़ा कम दीजिए या अभी आप लोन थोड़ा ज्यादा दीजिए। इस तरीके से बैंकों को समझाता है। मोरल सुवेशन मतलब होता है आरबीआई समझा रहा है बैंकों को। इट मींस परसुएशन एंड रिक्वेस्ट, देखिए लिखे ना, रिक्वेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक टू द बैंक टू फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो भी पॉलिसीज आरबीआई ने बनाई है उसको रिक्वेस्ट करता है, परस्यू करता है कि उसको फॉलो कीजिए। The central bank can use moral influence and pursue the banks to restrict the money supply. Moral suasion is exercised through discussion, letter, speech and advices. इन तरीके से मोरल सुवेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसको समझिएगा।
जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, आप और मैं बैंक से जब भी हमें क्या चाहिए होगा, मान लीजिए हम बैंक से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो जब भी लोन लेंगे तो उसके बदले बैंक हमसे क्या रखवाता है, सिक्योरिटी। बैंक हमसे कुछ क्या रखवाता है, सिक्योरिटी। अब मैंने 1 लाख का लोन लिया तो बैंक मुझसे कहेगा कि कुछ सिक्योरिटी दीजिए, और वो सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा की होती है। लेट सपोज उसने सिक्योरिटी कितने की रखवाई, 2 लाख की। तो इसमें जो मार्जिन रखा बैंक ने, मार्जिन मतलब होता है गैप, मार्जिन मतलब होता है डिफरेंस। कितना डिफरेंस रखा, 1 लाख का। अगर आरबीआई चाहेगा कि बैंक्स, जो ये बैंक है, लोन कम दें, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। मतलब ये 2 लाख की जगह कितना कर देगा, 3 लाख। तो जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी होती है, तो जो ये पर्सन है लोन ले रहे हैं, ये डिस्करेज हो जाते हैं कि मैं इतना पैसा, इतनी सिक्योरिटी कहां से लाऊंगा। और अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक्स लोन ज्यादा दें, ठीक है, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को और क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो समझ में कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे काम करती है। देखो लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन। जो लोन है और जो सिक्योरिटी है उसके डिफरेंस को ही हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, 2 लाख से कितना हो रहा है, 3 लाख, देन बोरोइंग कम डाउन। तो इस जो पर्सन की है, इसकी बोरोइंग, लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाइल अ फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब 2 लाख से अगर मान लीजिए आरबीआई कहेगी नहीं अब सिक्योरिटी 1,50,000 देनी है, तो तब इस बोरोवर की पर, वो ज्यादा क्या कर पाएगा, लोन ले पाएंगे। ये तो था मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब लास्ट में आ जाता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, क्रेडिट रेशनिंग मींस imposing limit and charging higher or lower interest rate in selective sector. Such measures restrict the flow of credit in particular sector. कोई भी बैंक जो होते हैं वो बहुत तरीके से लोन देते हैं, कार लोन, बहुत तरीके के लोन देते हैं। लेट सपोज कार लोन, होम लोन, घर बनाने के लिए लोन देते हैं, मैं कुछ ही समझा रहा हूं। एजुकेशन लोन, कौन सा लोन देते हैं, एजुकेशन लोन। पर्सनल लोन, और कौन सा लोन देते हैं, पर्सनल लोन। तो बहुत टाइप से बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं बहुत तरीके के। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, कि कार लोन है तो आरबीआई ने फिक्स कर रखा है कि मैक्सिमम आप कार लोन कितना चार्ज कर सकते हो, 8%, और मिनिमम कितना चार्ज कर पाओगे, 6। तो आपको अपना रेट 6 और 8% के बीच में ही रखना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स कर दी और लोअर लिमिट भी फिक्स कर दी। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। देखो लिखा है, क्रेडिट रेशनिंग मींस इंपोजिंग लिमिट, कि आप एजुकेशन लोन 12% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते और मिनिमम 6% से कम चार्ज नहीं कर सकते, लिमिट फिक्स कर देते हैं। हायर और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर भी और नीचे भी, इन सेलेक्टिव सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में। सच मेजर्स रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन पर्टिकुलर सेक्टर। इससे क्या होता है, कह रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में हम फ्लो को थोड़ा सा रोक देंगे। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का। मैंने बेटे शुरू से लेके आखिरी तक जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैंने बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया है। और मेरी ये इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मोटिव है कि इस एक वीडियो से आपका सब चीज कवर हो जाए। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बार रिपीटेडली इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।